नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल सकता है। जी हाँ, सवाल ये है, क्या सीरिया के अंदर कभी एटम बम बनाने की जो तैयारी चल रही थी, क्या उसने फिर से एक बार अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया है? जो तैयारी उसकी पॉज पड़ी थी, क्या उसको फिर से सीरिया ने रिज्यूम कर दिया है? क्योंकि चंद घंटों पहले सीरिया में कई टन न्यूक्लियर सामग्री मिलने का दावा किया गया है। जी हाँ, ये वही न्यूक्लियर सामग्री है जिससे एटम बम बनता है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस समय मिडिल ईस्ट की तस्वीरें कुछ और ही चल रही है। मिडिल ईस्ट की जो तपिश थी वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि दूसरी तरफ एक खबर और आ रही है। जी हाँ, यूएई पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। जी हाँ, जिनकी आने की डायरेक्शन थी ईरान वाली। ईरान की तरफ से मिसाइलें आई थी, बट ईरान ने इस हमले से साफ साफ इनकार कर दिया है। और वहीं तीसरी तरफ इजराइल में फ़िलिस्तीनी कैदियों के लिए एक अलग से फांसी की यूनिट बनाने का दावा हो रहा है। उसके वीडियो शूट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है इजराइल कि हम फ़िलिस्तीनी को कैसे फांसी देंगे। और दोस्तों, चौथी तरफ सऊदी अरब ने यूएई जाने वाले पैसों पर निगरानी बढ़ा दी है। ट्रांजैक्शन को कुछ समय के लिए होल्ड कर रहा है। और दोस्तों, ईरान का पांचवी न्यूज़ ये है कि ईरान का ये कहना है कि अमेरिका अब बातचीत के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझसे बातचीत कर लो। यानी कि आज मिडिल ईस्ट में मिसाइल भी है, न्यूक्लियर सामग्री भी है और कूटनीति भी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में आखिरकार ये चल क्या रहा है? एक तरफ शांति समझौता सीज़ फायर हो रहा है और ज़मीनी स्तर पर शांति समझौते के हमको इत्तू से भी चिन्हक से भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर देश अपने घमंड में अपने अहम पर है। आवश्यकता सबको है जंग रोकने की, क्योंकि सबकी हालत काफ़ी खस्ता पड़ी है। फाइनेंशियली लॉस तमाम देश ये लोग झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ज़रा सा भी तैयार नहीं है। तमाम देश अंगत का पैर बने हुए हैं। ना ही इजराइल झुकने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, ना ही अमेरिका और ना ही ईरान। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो में, जानते हैं सबसे पहली खबर को। सो गाइस, बीते कल के दिन 18 अगस्त को IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसर ने सीरिया के पुराने न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़ी साइटों का निरीक्षण किया। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जगह है जहां पर निरीक्षण किया गया था, वो था आपका दायर इज़ ज़ोर। यही वो इलाका है जहां 2007 में इजराइल ने एक संदिग्ध न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक करी थी, उसको तबाह किया था। बट यहाँ पर इसने शायद उसको फिर से दोबारा एक्टिवेट कर दिया। जी हाँ, उस समय तो ये आरोप था कि सीरिया गुप्त तरीके से न्यूक्लियर कार्यक्रम चला रहा है और इसमें उत्तर कोरिया की मदद भी हो सकती है। लेकिन अब लगभग 19 साल बाद IAEA फिर उसी मामले की जांच कर रही थी। इस स्थान पर पहुंची और इस बार मामला सामने आया किलोग्राम का नहीं, बल्कि कई टन न्यूक्लियर सामग्री का। लेकिन यहाँ एक बात हम सबको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सामग्री मिलना और एटम बम तैयार मिलना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दोस्तों, यहाँ पर IAEA इस एजेंसी को अभी ये पता लगाना होगा कि ये मटेरियल आखिरकार इसके पास आया तो आया कहाँ से, और इसका नेचर क्या था, और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। यानी कि अभी ये कहना कि सीरिया एटम बम बना रहा था तो बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी हम सभी के लिए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर ये सिर्फ शांतिपूर्ण काम के लिए था ये मटेरियल, ये सामग्री, तो इतने वर्षों तक ये मामला छिपा क्यों रहा? सोचिए, कई टन आपने इकट्ठा कर लिया और उसकी भनक IAEA को लगी भी नहीं, जबकि इस एजेंसी का यही काम है कि अगर आप कोई भी टन न्यूक्लियर सामग्री इकट्ठी कर रहे हो तो उसका अपडेट आप IAEA एजेंसी को दोगे। तो उसने आखिरकार इसका अपडेट उसे क्यों नहीं दिया? दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों, यहाँ पर अब हम आते हैं इजराइल की बेहद गंभीर खबर की तरफ। दोस्तों, इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इत्तेमार बन गिविर ने 18 अगस्त को एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ये दावा किया गया है इनके द्वारा कि फ़िलिस्तीनी कैदियों को फांसी दे देने के लिए हम एक विशेष प्रकार का एग्जीक्यूशन फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बेन गिविर पहले भी फ़िलिस्तीनी कैदियों को लेकर के बेहद कठोर बयान दे चुके हैं। सोचिए, 16 अगस्त को उनके उस बयान की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी, जिसमें उन्होंने गाज़ा में हर रात 30 से 40 फ़िलिस्तीनियों को मारने की बात कही थी, हर रात। और अब अगर फांसी की सुविधा वास्तव में तैयार की जा रही है तो सवाल सिर्फ सज़ा का नहीं है, सवाल है क्या मौत की सज़ा को सार्वजनिक तमाशे में
तब्दील करना, क्या ये सही कदम है? और दोस्तों यही वजह है कि इस मामले पर मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह का वीडियो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे अपलोड कर सकते हो, कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। सोचिए, जिस परिवार का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के कैदी बना होगा, जो केवल अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निर्वाह रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसका आप वीडियो क्या फांसी देने के बाद में भी सार्वजनिक करोगे? उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, उस परिवार की मनोदशा क्या होगी? क्या सच में इस बात को लेकर के कि मानव अधिकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? थिंक अबाउट इट। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपनी विचार, अपनी राय आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं गल्फ़ की। सो गाइस, 18 अगस्त की रात यूएई ने ये दावा किया है कि उसकी तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और आने की जो डायरेक्शन थी वो थी ईरान देश की तरफ से ये मिसाइलें आई थी मतलब। और यूएई के मुताबिक एक मिसाइल उसके वाटर बॉडी के जस्ट थोड़ी से पास में गिरी, मतलब कि समुद्र के तट पर गिरी, और दूसरी मिसाइल जा कर के गिरी समुद्र के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई की ज़मीन पर इन दोनों मिसाइलों के गिरने की बात नहीं कही गई है, मतलब कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और ज़्यादा दिलचस्प है कि ईरान ने इस हमले में अपना हाथ होने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने ये बोला कि ये हमला हमने नहीं करा है। यानी कि एक तरफ यूएई कह रहा है कि मिसाइलें ईरान से आई है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया है। तो आखिर का हमला किसने किया है? और जब मिसाइल की जिम्मेदारी पर ही विवाद हो तो अगला सवाल होता है कि हमला किसने किया और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? क्या सच में इस जंग को भड़काने का कोई तीसरा देश प्रयास कर रहा है? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। चलिए अब आते हैं ईरान यूएस टेंशन पर। सो गाइस, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह दावा किया है कि अमेरिका का शुरुआती मकसद ईरान को सरेंडर करवाना था, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया। हमने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए, उसको दिन में तारे दिखा दिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा अधिकार हो गया, इसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया, लेकिन अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इन शॉर्ट में अरागची का कहना यही था। और इनका कहना यह है कि अब बातचीत की ज़रूरत अमेरिका को है और इसलिए अमेरिका उससे बार बार ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ टॉक टू मी, हमसे प्लीज़ बात कर लो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 18 अगस्त को ये कहा है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब हम किस पे यकीन करें, ईरान पर या फिर अमेरिका पर? यानी दोनों तरफ से कहानी या फिर बयान बिल्कुल अलग अलग है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका बातचीत चाहता है, अमेरिका कह रहा है कि भैया कोई बातचीत हम लोग नहीं करने वाले हैं। अब असली सच्चाई क्या है, ये आने वाले दिनों की डिप्लोमेसी बताएगी। या युद्ध के मैदान में मिसाइल चलती है, लेकिन डिप्लोमेसी के मैदान में बयान चलते हैं और इस समय दोनों देशों के बयान काफ़ी चरम पर पहुंचे हुए हैं। बैक टू बैक लगातार बयानबाजी हो रही है। और दोस्तों, अगर हम डेप्थ में समझे वर्तमान में ईरान ज़्यादा दबाव में है या फिर अमेरिका बहुत ज़्यादा दबाव में है, तो हम पाएंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप इसमें बहुत बड़े दबाव में है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पैसा इस जंग में स्वाहा हो चुका है। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा होता है जनता के टैक्स का पैसा। और ट्रंप की सरकार के खिलाफ पहले भी कई बार यहाँ की जनता बहुत बड़े बड़े आंदोलन कर चुकी है, सड़कों पर उतर आई थी सरकार को गिराने के लिए। अगर आज के डेट में अमेरिका के अंदर चुनाव हो जाए तो ट्रंप को शायद चुटकी भर भी वोट ना मिले। जी हाँ, ट्रंप के इस समय कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए ये बहुत जल्दबाजी भी दिखा रहा है कि हाँ भी जल्द से जल्द जंग समाप्त हो जाए। लेकिन अचानक से काफ़ी नेगेटिव बयान आता है जो इस जंग की आग को ज्वालामुखी में तब्दील कर देता है। अब ये उम्र का तकाचा या फिर कुछ और हम कुछ नहीं कह सकते, इसकी उम्र एक्चुअली 74 ईयर प्लस हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, आप इस पर भी स्वतंत्र हैं, आप चाहो तो मुझे अपनी राय लिख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं गल्फ़ की। सो गाइस, राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने यूएई को भेजे जाने वाले कुछ फाइनेंशियली ट्रांसफ़र पर अतिरिक्त रेगुलेटरी सिक्योरिटी बढ़ाई है और कुछ कंपनियों ने पेमेंट में देरी या रिजेक्शन की शिकायत भी सामने आई है। हालांकि सऊदी सेंट्रल बैंक का ये कहना है कि किसी खास देश पर सीधी पाबंदी अभी नहीं लगाई गई है और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के जोखिम को रोकने के लिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। हमारा मेन मोटो ये है कि फ़िलहाल कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस ना हो। लेकिन सवाल उठना तो इस बात पर बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के बीच में यमन, सूडान और रीजनल इन्फ्लुएंस जैसे मुद्दों पर पहले से मतभेद चलता हुआ आ रहा है। और जब राजनीतिक तनाव बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचने लगे तो ये सिर्फ राजनीति नहीं रहती है, ये आर्थिक सिग्नल बन जाता है। और जो यहाँ पे सिग्नल हमको बनता हुआ साफ साफ दिख भी रहा है।
और दोस्तों यूएई के अरबपति हम कह सकते हैं कि खलीफा अल हफ्तूर जो अब्राहम एकॉर्ड के समर्थक रहे हैं बहुत लंबे समय से, इन्होंने हालिया इजरायली बयानबाजी के बाद इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशंस को लेकर के सवाल उठाए हैं। जी हाँ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई और इसराइल के बीच में व्यापारिक रिश्ते काफ़ी चरम पर पहुँचे हैं, काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन अगर इसराइल के किसी मंत्री के बयान की वजह से यूएई के कारोबारी वर्ग में ही सवाल उठने लगे तो ये अब्राहम एकॉर्ड के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। क्योंकि इसराइल ने जो बयान जारी किया है ना, भैया हम लोग फांसी वाला अलग से यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस बात मैसेज को लेकर के ये जो अरबपति व्यक्ति है खलीफा अल हफ्तूर, ये काफ़ी नाराज़ है कि आप इस तरह के बयान कैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई। तो सर दोस्ती सिर्फ समझौते से नहीं चलती है, जनता और कारोबार का भरोसा भी चाहिए होता है। देखिए इसराइल की हरकतें हमेशा यही रही है कि भैया वो नहीं चाहता कि शांति समझौता हो। और अब इसराइल के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर के इसराइल को अपनी गलती का एहसास कब होता है, ये अब चलेगा तो आने वाले समय में गलती का एहसास को होगा भी या फिर नहीं होगा। वेट एंड वॉच। और अब चलते हैं सूडान की तरफ। सूडान के बारे में हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 से सेना और आरएसएफ के बीच में युद्ध चल रहा है। एक तरफ जनरल अब्देल की सूडान आर्मी है और दूसरी तरफ है आरएसएफ, और इस युद्ध ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है और दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक संकट इस स्थान पर पैदा हुआ है इस जंग की वजह से। लेकिन अब सूडान के सऊदी अरब और तुर्की के साथ संपर्क बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, रेड सी की सिक्योरिटी, सूडान का युद्ध और गल्फ़ कंट्रीज़ की आपसी दुश्मनी, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ती हमको दिखाई दे रही है। और अगर सऊदी अरब और तुर्की सूडान की सेना के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं तो आने वाले दिनों में सूडान की लड़ाई में एक नया स्ट्रेटेजिक एंगल हमको दिखाई दे सकता है। और ये एंगल कितना सार्थक रूप लेगा, अभी इसके बारे में हम कुछ सटीक जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में सटीक कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं हो सकती है, बस हमको करना है इसके लिए भी थोड़ा सा और इंतज़ार। तो दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो का सार पता है क्या है? आज के इस वीडियो का सार ये है कि सीरिया में पुराने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाइलें दोबारा से एक बार खुल चुकी हैं। यूएई और ईरान के बीच में मिसाइल टेंशन इस समय बढ़ रही है और इसराइल में फ़िलिस्तीनी कैदियों को लेकर के डेथ पेनल्टी का विवाद अब गहरा हो रहा है, गहरा होते जा रहा है, गहरा होना भी चाहिए। और मानवाधिकार आयोग के द्वारा या फिर यूएन के द्वारा इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इस तरह का वीडियो आपने कैसे पब्लिश कर दिया। और दोस्तों सऊदी और यूएई के रिश्तों में आर्थिक तनाव के संकेत हमको साफ साफ अब दिखाई दे रहे हैं। और सूडान में रेड सी के आसपास एक नया जियोपॉलिटिकल गेम तैयार हो रहा है। यानी मिडल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ एक युद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ एक साथ कई देश चेस बोर्ड पर अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली चाल कौन चलेगा, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सूडान या फिर गल्फ़ का कोई ताकतवर देश। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।